लेक्चर नंबर 8। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना। उसमें हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, और एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करने, मेल इसमें होता है यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट या डक्ट, जो कि एक्चुअली में यूरेटर है, और फीमेल इसमें ओविडक्ट। अब स्पर्म सेल्स ये बनता है इन टेस्टिस, एंटर करता है रेटेड टेस्टिस में। ये कई होते हैं, एन लिखा हुआ है, कई होते हैं। ओपन एट द टॉप एरिया ऑफ बीडर्स कैनाल, inside testis। और यहाँ से ये एंटर करेगा यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, और इससे जाएगा क्लोआका में। फीमेल में ओविडक्ट, इसमें आएगा फ्रॉम ओवरी, ओवरी टू ओविडक्ट, ओविडक्ट टू क्लोआका, और फिर ये क्लोआका टू आउटसाइड, यहाँ भी क्लोआका टू आउटसाइड। इस जगह आप पाएंगे देयर इज ए कंटिन्यूअस ट्यूब्यूलर नेटवर्क, और इस जगह आप पाएंगे नो डायरेक्ट कनेक्शन, यानी इसका जो ओवरी है और ओविडक्ट है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो डिसकंटिन्यूएशन है, फिर ओवरी में से ओवम जो फीमेल गैमेट्स हैं वो कैसे ओविडक्ट तक एंटर करते हैं, वो हम लोग को देखना होगा इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये फ्लो चार्ट है, इसको एक बार फिर से नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिस नेटवर्क की बात कर रहे थे, इसको जरा हम लोग डायग्राम से देखने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। This is about male reproductive system.
दिस इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये टेस्टिस, ये इसके टॉप साइड में खुला, ये हैं बीडर्स कैनाल। क्या लिखा है? सॉरी, ये बीडर्स कैनाल नहीं है, यहाँ ये रहा बीडर्स कैनाल, अंदर में नेटवर्क। ये नेटवर्क टेस्टिस से रिसीव करने के बाद आगे बढ़ता है किससे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से, और ये आके क्लोआका में ओपन हो रहा है। ये क्लोआकल एपर्चर यहाँ से बाहर आएगा। इस जगह की बात कर रहे थे, यहाँ तो कंटिन्यूएशन दिख रहा है। यहाँ देखिए, ये रहा ओवरी, ये रहा ओविडक्ट का ओपनिंग, है ना, फनल शेप्ड है। और ये आकर ओपन होते हैं कहाँ? क्लोआका में। फिर क्लोआका से आउटसाइड थ्रू क्लोआकल एपर्चर। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट नहीं है। फिर इसमें से ओवम इसमें डायरेक्टेड वे में कैसे जाए, ये एक समस्या है ना। होता क्या है, ये बुक में भी आपका डायग्राम है, इसलिए इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे, जस्ट शो करना था कि दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। मेथड, ड्यूरिंग रेनी सीजन males produce loud sound, और ये है मैटिंग कॉल। अट्रैक्ट्स फीमेल्स, और फिर मेल्स अटैच with the females from नहीं, at होना चाहिए, at their dorsal surface, and hold them with the help of नप्चल पैड। और ये पैड वही है जो फोर फिंगर के नीचे रेनी सीजन के दौरान या ब्रीडिंग सीजन के दौरान डेवलप करता है, दैट नप्चल पैड, या कॉपुलेटरी पैड भी इसे कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ फिक्स होने में मदद करता है। नाउ व्हाट इट हैपेंस, इट प्रोड्यूसेस प्रेशर on both the animals, यानी मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों एनिमल के बॉडी पार्ट में, बॉडी कैविटी के अंदर प्रेशर जनरेट करता है मेल्स। अब ये इसके रिजल्ट में क्या करते हैं, दे रिलीज स्पर्म सेल्स to the surrounding water। और ये ध्यान रखें, ये मैटिंग एक्टिविटी कहाँ चल रहा है, इन द वाटर, एक्वेटिक सिस्टम। अब देखिए, व्हाट अबाउट द फीमेल्स, प्रेशर ruptures
द ओवरीज। तो ओवरी का वॉल रप्चर कर जाता है। इससे होगा क्या? ओवम नियरली 2500 टू 3000 in number come out in the body fluid। बॉडी के अंदर फ्लूइड, उसके अंदर लिम्फ है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है, वही बॉडी फ्लूइड हुआ। लिम्फ में यानी बॉडी फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है, या टिश्यू फ्लूइड कह लीजिए। अब टिश्यू फ्लूइड में ये जब रहता है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, ये स्विम करते हुए, मतलब इन्हें खींचा जाता है बाय द ओविडक्ट, है ना। एक बॉडी कैविटी के अंदर एक मोशन प्रोड्यूस होता है जिस वजह से उसका जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्लो करना शुरू करता है, और इसका ओविडक्ट इसी फ्लूइड को अपने अंदर खींचता है, जिस वजह से क्या है, जितने पॉसिबल ओवम हो सके सारे ओवम तैरते हुए इनके ओविडक्ट में एंटर करते हैं। यानी हम लोग अगर यहाँ देखें, प्रेशर के कारण इसमें से मल्टीपल ओवम रिलीज होंगे, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर प्रेशर माउंट किया हुआ है, जिस वजह से क्या हो रहा है, रिदमिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड हो रहा है। इसी बॉडी फ्लूइड के मूवमेंट के कारण बॉडी फ्लूइड एंटर करने लगेगा ओविडक्ट के एंट्री पॉइंट से, और इस तरीके से ओवम इसके अंदर एंटर करेगा। सो this is the reason why they don't have a direct contact between the oviduct and the ovary, and with this help, through the oviduct the ovum are coming into the cloaca followed by the cloacal aperture. This is how the same vicinity, यानी वहीं पर का water will receive the female gametes from the female frog. सो एक ही विसिनिटी में, एक ही स्थान पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आते हैं। फर्दर मूवमेंट स्पर्म सेल्स के, उनके जो फ्लैजिला हैं, उनके मूवमेंट के कारण मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्वेटिक सिस्टम में ही, वाटर बॉडी में ही उनके जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, और उसी डिवीज़न का परिणाम है ऊपर में एक प्रोटेक्टिंग कवर हर एक के ऊपर तैयार होता है, और फिर ये जिलेटिनस कवर उस एक को प्रोटेक्ट करता है टिल द हैचिंग ऑफ द इसका लार्वा, जिसे हम लोग टैडपोल करते हैं। तो आते हैं उस तक, द कम आउट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, एंटर ओविडक्ट, अब ओविडक्ट से आएगा इनटू क्लोआका टू सेम वाटर सराउंडिंग, ठीक है। इस तरीके से फीमेल गैमेट और मेल गैमेट एक ही विसिनिटी में पहुंच जाते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। तो यहां से फीमेल गैमेट्स आए और यहां से मेल गैमेट्स आए, इसीलिए अभी लिखने के लिए मना करके रखते हैं। पहले देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। यहाँ मेल गैमेट, यहाँ फीमेल गैमेट, यूनियन, फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग अभी फर्टिलाइजेशन स्टेज तक पहुंचे। एक बार फिर से देख लीजिए, रेनी सीजन आया, इनिशिएटर्स आर द मेल्स, दे प्रोड्यूस मैटिंग कॉल, mating call attracts female. Now what happens, there is an attachment of the male over the female at the dorsal surface, then
further they attach with each other with the help of that nuptial pad or the copulatory pad. Now this attachment further produces pressure over the body. Now this pressure would be applied over both the males and females. Now what happens for the males? They release their sperm cells stored in the testis through the Bidder canal to the urinogenital tract, through the cloaca to outside. यहाँ गया male gametes. Now what about the females? Their ovaries rupture, ovum released into the body fluid. From there, the ovum are entering into the oviduct. From oviduct to cloaca to outside in the surrounding water. Now, male gamete, female gamete both are in the same place. Male gametes swim to reach the female gametes and the fertilization occurs. समझ में आ गया फ्लो चार्ट? अब आप इसको नोट कीजिए. फर्टिलाइजेशन, इसका एक और वर्ड है सिनगैमी और इसका मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें. इन एनिमल्स द काइंड ऑफ fertilization in higher animals like vertebrates sperm cells या sperms donate only nucleus for fusion. Ovum provides nucleus for fusion and cytoplasm to the newly forming cell यानी जाइगोट. तो दोनों सेल के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के वजह से जो नया सेल बनेगा जाइगोट, इस जाइगोट को साइटोप्लाज्म का डोनेशन मिलेगा ओवम से और न्यूक्लियस जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस होगा वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूज़न के वजह से मिलेगा. दोनों के फर्टिलाइज ठीक है, दोनों के फ्यूज़न के वजह से मिलेगा. इस तरीके से 50% contribution of the chromosome is coming from the female gamete and 50% contribution of the chromosome is coming from the male gamete. In this way, 2 times total number of ऐसे कहिए 2 times the basic number of chromosome appear होता है animals में, और इसीलिए animals diploid हैं. higher animals की बात कर रहे हैं, they are diploid. यानी जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. तो 23 क्रोमोसोम्स वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्पर्म सेल्स एंड द 23 क्रोमोसोम्स वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ओवम. हियर आल्सो द सेम वे दे विल गो. ठीक है. तो नया जो जाइगोट फॉर्म किया इसको साइटोप्लाज्मिक कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला मदर्स बॉडी से. जाइगोट forms in water. कहाँ? provides है.
provides. So zygote forms in the water, thus it is external fertilization. Thus it is external fertilization. तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये यहाँ से हम लोग प्रूफ कर पाते हैं. यहाँ तक पूरा कीजिए. हो गया. आगे बढ़े. The zygote multiplies and forms a protecting membranous cover over the growing egg, carrying now embryo. और एम्ब्रायो बना कैसे? बाय मल्टीप्लिकेशन इन द जाइगोट. यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है रिपीटेड डिवीजन. तो जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करने के बाद जो प्रोड्यूस करके दे रहा है दैट इज एम्ब्रायो. और ये एम्ब्रायो फ्यूचर एनिमल है और इसको कवर करके रखे हुए हैं एक जिलेटिनस या एक मेम्ब्रेनस कवर, और इस तरीके से इसका एक फॉर्म किया हुआ रहता है. तो एक कंटेंस इनसाइड द एम्ब्रायो. साथ ही इस एम्ब्रायो को है ना न्यूट्रिशन के लिए योक दिया हुआ रहता है. मैच्योर्ड animal comes out of the egg as larva. फ्रॉग लार्वा इसे हम लोग कहते हैं टैडपोल. Tadpoles have branchial system for respiration. Tail, fins, convert into adult frog after
मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग। मोल्टिंग इसका मतलब हो गया उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। और इस मोल्टिंग को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो जिस प्रोसेस से लार्वल फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग मोल्टिंग या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसमें जो ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनमें चेंजेस आएंगे और नए ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे। एडल्ट फ्रॉग बना, अब इस एडल्ट फ्रॉग में देखिए लिम्स अपीयर, इसमें लिम्स नहीं है, लंग अपीयर या लंग्स अपीयर। इसमें देख लीजिए ब्रैंकियल सिस्टम है। ब्रैंकियल सिस्टम तो समझते हैं, गिल ब्रीदिंग। उसके बाद टेल डिसअपीयर्स, और इसमें टेल प्रेजेंट हैं, फिन्स गायब हो जाते हैं। इतने जो चेंजेस आ रहे हैं इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और इसी का दूसरा नाम है मोल्टिंग। और इस चेंज में लार्वल फ्रॉग टू एडल्ट फ्रॉग कन्वर्सन में थायरॉक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सराउंडिंग वाटर में, तो वाटर में डेवलप कर रहा है ना, मैच्योर कर रहा है, अगर सराउंडिंग वाटर में आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडाइज मटेरियल की कमी हो जाए, तो फिर वो उसी अवस्था में रह जाएगा, वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जायंट बहुत बड़ा सा लार्वा में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि खाता पीता तो रहेगा ही, बॉडी ग्रोथ तो होगा ही, बस मोल्टिंग नहीं हो पाएगा, नए ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो लार्वल फॉर्म में ही रह जाएगा और साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी से ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द थायरॉक्सिन फॉर्मेशन। सो एन एडिशनल रोल इज देयर फॉर द फ्रॉग्स फॉर द थायरॉक्सिन। इस तरीके से एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है और ये इसका लाइफ साइकिल। फिर एडल्ट फ्रॉग डेवलप करेगा, ब्रीडिंग सीजन आएगा, अगेन द मैटिंग कॉल एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। यहाँ तक नोट करें। और वो है लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। Processes done in taxonomy। दूसरा हम लोग को जानना है टैक्सा क्या होता है। तीसरा ऑर्डर ऑफ द टैक्सा। ये तीन बातें हैं जिन्हें हमें जाननी, ठीक है। टैक्सोनॉमी है सिस्टमैटिक स्टडी of organisms with their evolutionary relationship। सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म का
और उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए। अब यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या हो गया? कौन ऑर्गेनिज्म पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, दिस इज हाउ। तो इवोल्यूशन मतलब हो गया क्या? ऑर्गेनिज्म के बाद जो अभी एग्जिस्टिंग है उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, यानी एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर हम लोग समझना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइक दिस। जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग एक बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर मेंटेन करना, ऑर्गेनिज्म का ऑर्डर मेंटेन करना और उन्हें इस तरीके से पढ़ना ताकि थोड़े में उनके अधिकतर कैरेक्टर्स हमें समझ में आ जाए, उनके बारे में जानकारी मिल जाए। दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर मेंटेन कैसे करेंगे? बड़ा है, छोटा है, बहुत तरह के, है ना, कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे उनके असेंडिंग ऑर्डर में, उन्हें सजाने में। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में ऑर्गेनिज्म के नाम पर सबसे पहले कौन आए, उनके बाद कौन आए, वो ऑर्डर हम लोग पिक कर लेते हैं। इससे हम लोग को बेनिफिट क्या होता है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द कैरेक्टर्स पता चलता है। जैसे ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरुआत में कैसा था ऑर्गेनिज्म में और अब कैसा है, तो स्टेजेस में जो ये डेवलप हुआ वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल रिलेशनशिप हम लोग को समझ में आता है। और इस डेवलपमेंटल रिलेशनशिप को जब हम लोग समझते हैं तो ट्रीटमेंट में हम लोग को इसके बारे में काफ़ी हेल्प मिलता है। वो अभी नहीं, आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि इस स्टडी से हम लोग ट्रीटमेंट में क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं और यही सिस्टमेटिक स्टडी टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब इस टैक्सोनॉमी में किया क्या क्या जाता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंडली, एक्शंस टेकन इन टैक्सोनॉमी। ये है कैरेक्टराइजेशन followed by identification followed by classification followed by nomenclature। ये 4 स्टेप में हम लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। अब बारी बारी से समझिए क्या क्या कैसे कैसे। वैसे मान लेते हैं जंगल में हम लोग घूम रहे हैं, अचानक से कोई ऑर्गेनिज्म दिखा, हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है ना, उन्हें पहचानना, उन्हें एक ऐसे फॉर्मेट में उनकी स्टडी करना ताकि थोड़े में उनके बारे में बहुत सारा चीज़ बताया जा सके। तो सबसे पहले कोई नया ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे, इट कुड बी प्लांट, इट कुड बी एनिमल, व्हाटएवर, जो आसानी से दिख रहे हो। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर हम लोग को दिख रहे हैं, बेसिक क्या क्या कैरेक्टर हैं, उनका एक नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फर्दर आगे चल के उसी कैरेक्टर का कोई और ऑर्गेनिज्म दिखा तो हम लोग उसको पहचान सकेंगे ना, आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि अरे ये वाला तो वहाँ देखे थे, ऐसा होता है ना। सो कैरेक्टर स्टडी करना, देन कहीं पे भी देखकर उसको आइडेंटिफाई करना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। सो कैरेक्टराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, देन वी आइडेंटिफाई इट वेदर इट इज प्रेजेंट एवर हियर और नॉट। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। जब इतना टाइप का, इतने सारे कैरेक्टर वाले अलग अलग कैरेक्टर के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आ गए, अब वर्चुअली हर एक को जानना, हर एक के बारे में स्टडी करना तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, उनको ब्रॉडली, बड़े मतलब
मेजर फैक्टर्स में, मेजर कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी जिनमें है उनको एक एक ग्रुप में बांटते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 10 स्टूडेंट मिले, है ना। अब 10 स्टूडेंट को इंडिविजुअली एक ही बात समझाना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें ग्रुप में बांट दिए। 10 स्टूडेंट तो छोटा हो गया, हम लोग मान लेते हैं 100 स्टूडेंट मिले। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल लगेगा, हर एक से एक ही बात 100 बार कहना बहुत मुश्किल है, और सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स कैसे उसको कैच करेंगे, ये भी अलग बात है। एक बार में बोल दिया, कौन समझा कौन नहीं समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आइडियल टेक्निक क्या होगा, एक समान सोच रखने वाले, मेंटल एबिलिटी वाले बच्चों को एक ग्रुप में बना दिया जाए, तो उनका ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग कैसे करेंगे, टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट लेने के बाद दिए गए क्वेश्चन में कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में बांट दिया। मान लेते हैं 3 ग्रुप में बांट दिए। अब देखिए कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक ग्रुप है, तो उसमें थोड़ी ही बात कह दी गई, वो समझ गए। एक मीडियम लेवल के ग्रुप हैं, उनमें थोड़ा सा एलाबोरेट करके बढ़ा चढ़ा कर समझा कर बात किए, उनको अब बात पूरा पता चल गया। और एक पुअरली परफॉर्मिंग ग्रुप है, उसमें एक एक बात एक्सप्लेन कर करके बोले, उन्हें मोटिवेट कर करके बोले, उन्हें भी बात समझ में आ गई। तो हमारा लेवल ऑफ एक्शन अलग हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द। तो ये काम हम कब कर पा रहे हैं, हम अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर कब करवा पा रहे हैं सबसे। मतलब मेरा जो उद्देश्य है कि सब इस बात को समझ जाए, हर एक तक बात पहुंचाने के लिए हमारे पास कुछ मीन्स होना चाहिए था। उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करने जाएंगे, तो इंडिविजुअली हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। और पूरी दुनिया में 15 लाख से 20 लाख प्रकार के यूकैरियोट्स के स्पीसीज हैं। यूकैरियोट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के इतने सारे स्पीसीज हैं। हर एक के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करना किसी के भी जीवन काल में संभव नहीं, और हमें जानना सभी है। अब सवाल ये है, इतना जानकारी क्यों चाहिए, इसलिए क्योंकि दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेस। आप लोग जो 10th में देखे होंगे नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हैं क्या, सॉइल, एयर, वाटर एंड द ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे रिसोर्सेस हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एनिमल्स का, प्लांट्स का हम यूज़ क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये प्लांट्स ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, हम उनका उस अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। हम अगर एनिमल मॉडल में देखते हैं कि इसमें अच्छा ये इस तरह का प्रोडक्ट इनसे प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मिल्च ब्रीड कहते हैं किसको, जो मिल्क देने वाले एनिमल्स हैं। हमें पता चला कि ये मिल्च ब्रीड है, तो हम लोग उन्हें यूज़ करते हैं मिल्किंग के लिए, है ना। फ्लेश देने वाले जो एनिमल्स हैं जिनका फ्लेश कंज्यूम किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई किया गया, तब उनका फ्लेश कंज्यूम किया जाता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स हमारे रिसोर्सेस हैं, तब उनके बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम रिसोर्स कैसे यूटिलाइज करेंगे, बात समझ गए। इसीलिए हमें अपने सराउंडिंग में सारी चीज़ें जाननी। अब इंडिविजुअली एक एक को जानना, स्टडी करना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्हें छोटे बड़े अलग अलग साइज के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ग्रुप कैरेक्टर स्टडी करके उस ग्रुप में फॉल इन करने वाले ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर्टीज ग्रॉसली हमें पता चल जाता है, ठीक है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि हमारे सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे ड्रॉट रीजन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ ज़मीन में पानी की कमी है, तो कौन कौन से फसल हैं जो कम सिंचाई से भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। हमारे लिए आइडियल कल्टीवेशन के लिए क्रॉप्स वही होंगे। तो ग्रॉसली अब एक एक का गेहूँ, फिर उसके बाद बाजरा, फिर ज्वार, इसका स्टडी करने के बजाय हम देख लेंगे कि किनमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, वो हमारे क्रॉप ग्रुप हो गए जो यहाँ पे उग सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को बांटकर उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या किया, हम लोग को जो भी ऑर्गेनिज्म मिलते गए वो
कैरेक्टराइज करते गए इनके क्या क्या कैरेक्टर है। अब सोचिएगा एक आदमी बैठ के करे ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज ए ग्रुप टास्क। दुनिया भर के टैक्सोनॉमिस्ट इस काम में 24 घंटे लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। जिन्हें भी नए प्रकार के नए कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उन्हें चार्ट आउट करते हैं और तुरंत पब्लिश करते हैं, अनाउंस करते हैं नया ऑर्गेनिज्म मिला। और फिर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि क्या ये नया है या प्रीवियसली आइडेंटिफाइड कोई ऑर्गेनिज्म है। तो अभी तक में जितने चार्ट आउट प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ मैच कराते हैं, अगर डिफरेंस दिखा तब कहते हैं हाँ आपने नया खोजा। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म की खोज होती है। दिस इज हाउ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइज करने के बाद पहचान करना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो समझ गए आइडेंटिफाई कैसे किए, हमारे पास पहले से प्रेजेंट कैरेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो मैच करा के हम पहचान करने की कोशिश किए, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला काम क्या होगा, उनके ब्रॉड जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के आधार पे ग्रुप करना, ग्रुप तैयार करना और ग्रुप में बांटना इज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एक और बात आया, ग्रुप, और इसी ग्रुप के लिए टर्म यूज होता है टैक्सा। समझ गए? सो क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्रिएट्स टैक्सा। नाउ हम टैक्सा भी डिसाइड कर लिए कौन से ग्रुप में ये जाएगा। अब आखिरी काम क्या होगा, उन्हें कौन से नाम से बुलाया जाए, और ये नाम ऐसा होना चाहिए पूरे दुनिया भर में उस नाम से एक ही ऑर्गेनिज्म को हम पहचाने। ये जरूरी है और इसके लिए जो पद्धति अपनाई जाएगी दैट इज नोमेनक्लेचर। The nomenclature is giving a name to a particular organism। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें, इसके बारे में छोटा छोटा हम लोग नोट्स लेंगे, उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़े। कैरेक्टराइजेशन तो समझ गए, चार्टिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन, उन्हें लोकेट करना, कैरेक्टर मैच करा के पहचान लेना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा लिखिए। क्लासिफिकेशन लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन करके डैश दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स, on the basis of observed characters, the organisms, on the basis of observed characters, the organisms are grouped into different categories. These categories are called taxa. These categories are called taxa. Full stop. The taxa are created in such a way, that as we move from broader to narrower categories, the level of similarities
broader to narrower categories, the level of similarities increase. The level of similarities increase among the organisms. Level of similarities increase among the organisms. Then these categories or taxa, are arranged in an order, either increasing or decreasing. In an order, either increasing or decreasing. Either increasing or decreasing. The various taxa are phylum, class, order, family, genus, species. Broadest or largest taxa, smallest taxa. किसी भी किंगडम में ये सब आएंगे। किंगडम को हम लोग टैक्सा में कंसिडर नहीं करते। किंगडम एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है, इसीलिए। तो जैसे अब इनका मेजर ब्रॉड कैटेगरी, सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम हो जाएगा। ये किंगडम बताएगा कि ये कौन से प्रकार के हैं। जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग इस बात को और क्लियरिफाई करते हैं। तब देखिए, लेवल ऑफ सिमिलैरिटी among the organisms increasing, decreasing। यानी हम लोग फाइलम से अगर स्पीसीज की तरफ मूव करते हैं तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी मिलता जाएगा। ठीक है, फाइलम में यानी कि एक फाइलम में बहुत सारे क्लास होंगे, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होंगे, उस एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होंगी, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे और एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज होंगे। अब स्पीसीज में पाए जाने वाले जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सिमिलर टू ईच अदर होंगे। और इसीलिए जैसे ह्यूमन का होमो सेपियंस, सेपियंस हमारा स्पीसीज है, इस स्पीसीज में पाए जाने वाले जितने एनिमल्स हैं सभी सेम है, तो ह्यूमन का एक ही स्पीसीज है, होमो सेपियंस। इसीलिए दुनिया में जितने ह्यूमंस हैं ऑल आर सेम। समझ में आ गया? तो बायोलॉजिकली देयर इज़ नो डिफरेंस। अब ये डिपेंड करता है मैटिंग पैटर्न, रिप्रोडक्शन के लिए उनमें क्या सिस्टम है, क्या एक ही एनिमल में यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, या
अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। इनफैक्ट जितने भी एनिमल्स हैं हायर ऑर्डर के एनिमल्स में, राइट, उसमें मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं। और लोअर ग्रुप के एनिमल्स में देखेंगे एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते हैं, यानी एनिमल्स डेवलप करते हैं, वैसे वैसे ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें मिलता जाता है। तो बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअलिटी की तरफ आना ये स्पेशलाइजेशन माना जाता है। एक प्रकार का काम एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम लोग सेलुलर लेवल में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो लोएस्ट लेवल पे कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स। हाईएस्ट लेवल पे कौन आते हैं? यूकैरियोट्स। रीज़न क्या है? प्रोकैरियोट में डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। यूकैरियोट्स में डिवीज़न ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, कंपार्टमेंट सिस्टम है, खास काम के लिए खास जगह बना हुआ है। उसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब अलग हो जाए, स्पेशलाइजेशन हुआ ना। इसीलिए इस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, यानी दो प्रकार के जेंडर मिलना, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ऑर्गेनिजम्स में जब मिलता है तो इसे हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं और डेवलपमेंटल पैटर्न की तरफ बात मानते हैं। समझ में आई बात? इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। अब बात क्या होगी, जब हम इन्हें, जैसे फाइलम है, फाइलम को सजाने की बात है, तो दिए गए फाइलम भी बहुत सारे होंगे एक किंगडम में। फाइलम, दिए गए फाइलम कई हैं, मान लेते हैं हमारे पास फाइलम ए बी सी डी 4 हैं। अब इनको हम बढ़ते हुए क्रम में सजाना चाहेंगे तभी ना। फिर एक ही फाइलम में पाए जाने वाले क्लास, सभी क्लासेस को बढ़ते हुए क्रम में सजाना चाहेंगे। कौन सी बात के बढ़ते हुए क्रम? इवोल्यूशनरी बेसिस पे। कौन पहले आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन। समझ गए? तो जब इन्हें फाइलम को, क्लास को, ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस को, स्पीसीज को सजाना होता है, जैसे मैमल्स, ये एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया। अब इस मैमल में फिर डिविजन्स होंगे, उनमें फिर प्राइमेट ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ। उसके बाद उसमें फैमिली होगी, उसके बाद जीनस होगा, उसके बाद स्पीसीज होगा। इस तरीके से फर्दर जब हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से, है ना, इन्हें सजाया जाता है। दिस इज हाउ ऑल द चैप्टर इज देयर। अब इनके बीच में रिलेशनशिप्स आप बुक में पढ़ेंगे।